चलिए हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया फजान रूल। हमने देखा कि किस तरीके से एक आयोनिक कंपाउंड का पोलराइजेशन होता है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटे साइज़ का केटाइन बड़े साइज़ के एनाइन का पोलराइजेशन कर देता है। हमने देखा कि किस तरीके से एक छोटे साइज़ का केटाइन बड़े साइज़ के एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। एट द सेम टाइम वो एनाइन के पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके न्यूक्लियस को खुद से दूर रिपल करता है। इस तरीके से एनाइन में दो पोल बन जाते हैं, मतलब उसका पोलराइजेशन हो जाता है। अब चूंकि पोलराइजेशन कर कौन रहा है? केटाइन। चूंकि पोलराइजेशन हो किसका रहा है? एनाइन का। इसलिए केटाइन की पोलराइज करने की पावर को बोला गया पोलराइजिंग पावर। और किसी भी केटाइन की पोलराइजिंग पावर को देखने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन की जिसका नाम था फाई। फाई जो होता है वो हमारा आयोनिक पोटेंशियल होता था, चार्ज डेंसिटी कह सकते हो आप। तो जिस भी केटाइन की चार्ज डेंसिटी या फाई की वैल्यू बढ़ेगी उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा और वो एनाइन का पोलराइजेशन उतना ही इजीली कर पाएगा। और अगर पोलराइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है तो उस आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनाइन की, तो एनाइन में चूँकि एनाइन का पोलराइजेशन हो रहा है तो कोई एनाइन इजीली पोलराइज हो जाएगा, कोई दूसरा एनाइन इजीली पोलराइज नहीं होगा। इसलिए एनाइन की देखी जाती है पोलराइज होने की एबिलिटी, मतलब पोलराइजेबिलिटी। जिस भी एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका पोलराइजेशन ज़्यादा अच्छे से होगा। ऐसी कंडीशन में उस आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। अब हमें इन शॉर्ट ये बातें समझ में आ गई हैं कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर बढ़े या एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़े, दोनों ही केसेस में किसी भी आयोनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन बढ़ेगा और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। इतना क्लियर है। इसके बाद हम ये देखना चाहते थे और हमने देखा भी था कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर कब बढ़ेगी। तो हमने पोलराइजिंग पावर को ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा केटाइन है और केटाइन की पोलराइजिंग पावर देखी जाएगी, जबकि एनाइन की जो देखी जाएगी वो पोलराइजेबिलिटी देखी जाएगी। तो हम कहें कि केटाइन की पोलराइजिंग पावर देखने के लिए केटाइन की पोलराइजिंग पावर, जिस भी केटाइन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी वो अच्छे से एनाइन का पोलराइज कर पाएगा। केटाइन की पोलराइजिंग पावर को डिनोट करने के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया था जिसे आपने फाई बोला था। फाई आपका आयोनिक पोटेंशियल होता था जिसकी वैल्यू होती थी, या फिर ये कहे कि जिसका जो वैल्यू था वो इसके चार्ज के तो प्रोपोर्शनल होता था, या चार्ज अपॉन रेडियस या साइज कह दीजिए। तो चार्ज बढ़ने पर केटाइन क्या होगा? छोटा होगा। हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज या केटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने से शेल्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। शेल्डिंग इफेक्ट कम होने से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है और जब ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वो न्यूक्लियस के करीब आता है, पास आता है, और पास आने से उसका साइज डिक्रीज होता है। तो हम कहें कि चार्ज बढ़ने से साइज डिक्रीज होगा, तो चार्ज बढ़ने के साथ साथ फाई की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आयोनिक पोटेंशियल बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो उसका पोलराइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम केटाइन के साइज़ की बात करें तो जो केटाइन जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा एक्सपोज रहेगा, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केटाइन का चार्ज बढ़े या केटाइन की रेडियस घटे, दोनों ही कंडीशन में फाई की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब केटाइन का पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि केटाइन के लिए चार्ज जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस जो होनी चाहिए या साइज जो होना चाहिए केटाइन का वो छोटा होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में पोलराइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से एनाइन की देखी जाएगी पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी उस एनाइन की ज़्यादा होगी जिसका साइज बड़ा होगा और जिस पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जैसे जैसे रेडियस बड़ी होगी एनाइन की, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड या उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर कम लगेगा, और जब उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को खींचना केटाइन के लिए आसान हो जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को खींचकर उस एनाइन का पोलराइजेशन करना आसान हो जाएगा। इसलिए साइज जितना बड़ा होगा, और चार्ज बढ़ने पर साइज बढ़ता है एनाइन का, हम जानते हैं सबसे ज़्यादा साइज एनाइन का होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर केटाइन का होता है। इस तरीके से चाहे साइज बढ़े एनाइन का या चाहे चार्ज बढ़े एनाइन का, दोनों ही केसेस में उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। एनाइन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी मतलब पोलराइजेशन का प्रोसेस बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है तो हम कहेंगे कि उस आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं।
अब सर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि अगर पोलराइजेशन बढ़ता है आयोनिक कंपाउंड में तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से होगा क्या, उससे हमारा क्या फ़ायदा, हम उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने, मेरे को अगर कोई बता दे कि ये मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है और मेरे को कोई बता दे कि ये मेरा आयोनिक कंपाउंड है, तो मैं उसको 3-4 बातें ऐसे ही बता सकता हूँ। आप भी बता सकते हैं। कैसे? हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस किए थे, दोनों ही कंपाउंड के बीच में डिफरेंस लिखे थे। हमने लिखा था कि आयोनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, कूलम्बिक फोर्स लगते हैं। इस वजह से ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में। इसलिए ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, ना ही ये बॉयल होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम ये कहें कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसी तरीके से अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, दूसरा फैक्टर थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी आप बता सकते हो अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सा कंपाउंड आयोनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है। थर्मल स्टेबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि जब मैं हीट देना स्टार्ट करूंगा उस कंपाउंड को तो क्या वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। अगर वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है इसका मतलब ये हुआ कि वो थर्मल स्टेबल नहीं है या उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। इसी तरीके से कोई कंपाउंड अगर इजीली ब्रेक नहीं होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो थर्मल से स्टेबल है, हीट से स्टेबल है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्ज होते हैं, आसानी से ये इजीली डिकम्पोज नहीं होंगे, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। कोवेलेंट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरा फैक्टर देख सकता हूँ मैं देख सकता हूँ सॉल्युबिलिटी। अब हम जब सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट में चेक करेंगे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट जैसे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखना चाहते हैं। सॉल्युबिलिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें समझ में आता है वो ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घुलता है। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुल जाते हैं और नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्यूट घुल जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड पोलर सॉल्यूट होते हैं, तो ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल होंगे। तो हम ये कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती हैं, जबकि इनकी कम होती है। कोवेलेंट जनरली नॉन पोलर होते हैं, पोलर भी हो सकते हैं, HCl जैसे कंपाउंड होते हैं, है ना। तो हम कहेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट सॉल्वेंट या ये कहे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली घुलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन में, ठीक है, जैसे CS2 में, ठीक, इस तरीके से। तो हम ये कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड वाटर सॉल्वेंट होते हैं या वाटर सॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते हैं, यानी इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसी तरीके से अगर हमें ये पता लग जाए कि किसी आयोनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, और अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो उनका MPBP कम होगा, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होगी। बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा या सॉल्युबल होगा। अब इन शॉर्ट हमें एक दो बातें जो समझ में आई हैं फजान रूल से, वो ये समझ में आई हैं कि मान लो अगर कोई आयोनिक कंपाउंड मेरा दे रखा है और उसमें केटाइन अलग अलग हैं, तो मैं चेक करूंगा कि किस केटाइन का साइज ज़्यादा है। जिस केटाइन का साइज ज़्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी, उसका फाई कम होगा, ठीक। जिसका चार्ज ज़्यादा होगा, मतलब बेसिकली चार्ज ज़्यादा होना रेडियस कम होना एक ही बात है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है रेडियस कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाती है। तो हम ये कहेंगे कि चार्ज बढ़ रहा है या रेडियस कम हो रही है, दोनों ही केस में केटाइन की पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है। तो दो चीज़ें तो ये हो सकती हैं कि आपका जो केटाइन दे रखा है उसका साइज अलग अलग हो, दूसरा ये हो सकता है कि उसका चार्ज अलग अलग हो, तीसरी कंडीशन ये बन सकती है एनाइन का साइज अलग अलग दे रखा हो, और चौथी कंडीशन एनाइन का चार्ज अलग अलग दे रखा हो। तो हम 4 एग्जाम्पल से इस फजान रूल को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम एप्लीकेशन देखना चाहते हैं फजान रूल के। एक और स्पेशल केस बनेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखें किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे। तो मैंने यहाँ पर पहला ही एग्जाम्पल लिया है जहाँ से हमने इस कहानी की शुरुआत करी थी। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NaCl और AlCl3। अब मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही कंपाउंड, देखो लेविस थ्योरी से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही आयोनिक लग रहे हैं।
Na प्लस Cl माइनस बनाएगा, Al+3 और Cl माइनस बनाएगा। लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि फजान रूल से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर देखो क्लोराइड आयन जो है, एनाइन जो है वो तो सेम है, यहाँ भी Cl माइनस है, यहाँ भी Cl माइनस है, ठीक। अब देखो यहाँ Cl3 है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की ही आयोनिक कैरेक्टर देखने हैं, उसी के हमको कोवेलेंट कैरेक्टर देखने हैं। एक बॉन्ड में जितने कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे बाकियों में भी वही सेम होंगे, तो हम सिर्फ एक बॉन्ड का चेक करना चाहते हैं। Al और Cl के बीच का एक ही बॉन्ड हम देखना चाहते हैं, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका कैटाइन हो जाएगा Na+ और यहाँ पे आपका कैटाइन हो जाएगा Al+3। हम देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग हैं, दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए रेडियस में कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे बेसिकली चार्ज में। अब देखो आप चार्ज में कंपेयर कीजिए या रेडियस में कंपेयर कीजिए, अल्टीमेटली कंपैरिजन रेडियस में ही हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है, शेल्डिंग इफेक्ट घट रहा है। शेल्डिंग इफेक्ट घट रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z* बढ़ रहा है, जिससे साइज छोटा हो रहा है। तो बात साइज पे आके ही रुक रही है। लेकिन फिर भी हम ये समझ लेते हैं, हम जानते हैं कि किसी कैटाइन की पोलराइजिंग पावर देखने के लिए फाई आयोनिक पोटेंशियल देखा जाता है, और आयोनिक पोटेंशियल उसका ज़्यादा होता है जिसका चार्ज ज़्यादा होता है। तो अगर मैं फाई में कंपेयर करूं तो फाई किसका ज़्यादा हो जाएगा? फाई हो जाएगा Al+3 का ज़्यादा Na+1 से, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, ठीक। अब इसका अगर फाई ज़्यादा होगा तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो ये Cl- का, क्लोराइड आयन का, क्लोराइड एनाइन का अच्छे से पोलराइजेशन कर पाएगा, और अगर अच्छे से पोलराइजेशन कर पाएगा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा हो जाएंगे? AlCl3 में। AlCl3 के कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएंगे NaCl के कंपैरिजन में। इसीलिए जब हमने इनके मेल्टिंग पॉइंट देखे थे तो इसका तो आया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका आया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कम, क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, ये हम जानते हैं। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा हो जाएंगे? AlCl3 में। अगर आपसे पूछा जाए आयोनिक किस में ज़्यादा हो जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, NaCl में। आपसे पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे? जो आयोनिक होगा उसके ज़्यादा होंगे, मतलब NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट में कंपेयर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बराबर NaCl का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है AlCl3 से, ठीक। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए किसी ग्रुप या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर BeCl2, हमने लिया यहाँ पर MgCl2, हमने लिया CaCl2, और एक और ले लेते हैं यहाँ पर BaCl2। अब आप देख सकते हो सभी कंपाउंड में क्या हो रहा है? एनाइन सेम है, क्लोराइड एनाइन जो है वो सेम है। चेंज किस में आ रहा है? चेंज कैटाइन में आ रहा है। यहाँ पर Be+2, यहाँ पर Mg+2, यहाँ पर Ca+2 और यहाँ पर Ba+2। अब आप देख सकते हो कि सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि एक ही ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो मेंबर होते हैं, जो एटम होते हैं, उनकी वैलेंसी लगभग बराबर होती है या बराबर होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका जो चार्ज है वो तो सेम है, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर ग्रुप में क्या होता है? रेडियस बढ़ती है, क्योंकि n बढ़ता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, सेल नंबर बढ़ता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे नया ऑर्बिट आएगा, नया सेल बनेगा, जिससे रेडियस में इंक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे चलने पर हम जानते हैं कि क्या होता है? साइज इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, रेडियस बढ़ेगी, तो उसकी फाई आयोनिक पोटेंशियल घटेगा। तो जिसका साइज छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? Be+2 के लिए ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, इस तरीके से, ठीक। अब चूंकि फाई Be+2 का ज़्यादा है तो ये अच्छे से Cl- का पोलराइजेशन कर पाएगा। पोलराइजेशन करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएंगे BeCl2 में, फिर MgCl2 में, फिर CaCl2 में, और फिर BaCl2 में, इस तरीके से। अब चूंकि इसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इसके कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो मोस्ट या हाईएस्ट होगा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। एक और एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं।
ये तो हो गई हमारे कैटाइन की बात। हमने देखा कि कैटाइन का एक बार साइज इंक्रीज हो रहा है और एक बार चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब एनाइन की बात कर लेते हैं। एनाइन में जैसे हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर CaCl2 या CaF2, CaCl2, CaBr2 और CaI2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कैटाइन सिमिलर है, कैल्शियम +2 आयन है यहाँ पर, तो कैटाइन सबके पास सेम है लेकिन एनाइन बदल रहे हैं। तो इस बार हमारा जो आंसर जाने वाला है वो एनाइन से जाने वाला है। F-1, Cl-1, Br-1 और I-1। अब हम जानते हैं कि ये हैलोजन है, ये हैलाइड्स हैं, तो ऊपर से नीचे चलने पर 17th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, रेडियस बढ़ती है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, n बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी। अब देखो एनाइन की देखी जाती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी उस एनाइन की ज़्यादा होगी जिसका रेडियस बड़ा होगा, क्योंकि रेडियस बड़ा होने से न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटाइन के लिए खींचना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जिस एनाइन का साइज ज़्यादा होगा उस एनाइन का पोलराइजेशन इजीली हो जाएगा, उसमें इजीली पोल बन जाएंगे। तो यहाँ पर साइज किसका ज़्यादा है, I- का, इसलिए पोलराइजेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, I- की। ये इजीली पोलराइज हो जाएगा, और अगर ये इजीली पोलराइज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में CaI2 का पोलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा CaI2 में, फिर CaBr2 में, फिर CaCl2 में और फिर CaF2 में। तो जब इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सबसे कम। तो अगर आपसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि CaI2 का सबसे कम, फिर CaBr2 का, फिर CaCl2 का और फिर CaF2 का। इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका आयोनिक कंपाउंड है या इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से एक और कंपाउंड हम लेने की कोशिश करते हैं। इस बार हम साइज इंक्रीज नहीं करेंगे एनाइन का, इस बार हम चार्ज चेंज करके देखते हैं। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर Mg3N2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं MgO, एक और ले लेते हैं MgF2। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम आयन जो है, कैटाइन जो है वो सिमिलर है, एनाइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर है N-3 एनाइन, यहाँ पर है O-2 एनाइन, यहाँ पर है F-1 एनाइन, इस तरीके से। तो एनाइन चेंज हो रहा है। अब एनाइन का चार्ज चेंज हो रहा है, रेडियस तो इनकी लगभग बराबर रहेगी, क्योंकि ये एक ही पीरियड से बिलोंग करने वाले हैं, सेम पीरियड में n की वैल्यू नहीं बदलती है। अब भले ही हम कहने को कह रहे हैं कि इनकी रेडियस सिमिलर होगी, बट नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एनाइन के ऊपर देखो, इसमें 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे जैसे अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रेडियस हो जाएगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो बेसिकली आंसर रेडियस से ही जाता है फजान रूल का। या ये देखा जाए कि पोलराइजिंग पावर या सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो बेसिकली हम ये कहें कि पोलराइजिंग पावर देखो या पोलराइजेबिलिटी देखो, दोनों के आंसर आपके जो हैं वो रेडियस से ही जा रहे हैं। बस हमने चार्ज से डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे एनाइन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे एनाइन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ेगा। तो इसका साइज सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका कम। तो सबसे ज़्यादा साइज किसका है, N-3 का, इसलिए इसका पोलराइजेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान हो जाएगा कैटाइन के लिए। तो इसकी, और हम वैसे भी जानते चार्ज बढ़ने के साथ साथ एनाइन का पोलराइजेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी हो जाएगी, इसकी।
अब जब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका पोलराइजेशन अच्छा होगा, पोलराइजेशन अच्छा होगा तो फिर ऐसी कंडीशन में उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा Mg3N2, फिर MgO, फिर MgF2। तो ये आपका सबसे अच्छा कोवेलेंट है। और अगर ये सबसे अच्छा कोवेलेंट है तो फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर भी आप समझ सकते हैं। कोवेलेंट के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं तो ऑर्डर हो जाएगा Mg3N2, इससे ज़्यादा MgO और इससे ज़्यादा आपका MgF2। तो इस तरीके से हमने चारों केस लेकर देख लिए। एक बार हमने केटाइन का चार्ज बदला, एक बार उसका साइज बदला, एक बार हमने एनाइन का चार्ज बदला, एक बार हमने उसका साइज बदला। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने लिया NaCl और एक ले लेते हैं CuCl। एक ले लिया NaCl, एक ले लिया CuCl। अब देखो यहाँ पर आंसर कैसे जाएगा। हम समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों एनाइन सेम है, क्लोराइड एनाइन है आपके यहाँ पर आंसर जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सोडियम 11 नंबर पे आता है, +1 है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 2-8 हो जाएगा। 2-8 का मतलब ये है कि इसके पास इनर्ट गैस कह दीजिए या नोबल गैस कह दीजिए, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से हम अगर Cu+ की बात करें, Cu+ कॉपर 29 नंबर पे आता है, 29 नंबर पे आता है, ठीक है। Cu+ का क्या हो जाएगा? अब कॉपर का आप जानते हो, कॉपर का हम क्या जानते हैं कि ये हमारा मान लो हम ले लेते हैं, मान लो 2 फिर 8 फिर 8, ठीक है। फिर क्या होता था? 10 होता था, फिर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता था जो कि ये डोनेट कर देगा +1 के कारण, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो हम कहेंगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? इनर्ट, या फिर ये कहे स्यूडो इनर्ट गैस, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक। 3 और बात करें, 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका, आप ऐसे कह सकते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 18 है। आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। और 18 इलेक्ट्रॉन वालों को हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे। अब देखो हम जानते हैं कि 3d जो ऑर्बिटल होता है वो d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका पुअर शेल्डिंग इफेक्ट लगता है, या वो शेल्डिंग इफेक्ट कम लगाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाती है, हमने पढ़ा है s,p,d,f, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी उनका शेल्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। तो s का शेल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, फिर p का, फिर d का। तो d ऑर्बिटल जो है उनका शेल्डिंग इफेक्ट पुअर होगा। शेल्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा, शेल्डिंग इफेक्ट अगर पुअर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, Z* बढ़ेगा। Z* अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से ये पकड़ के खींच सकते हैं। Z* बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो केटाइन ज़्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाएगा। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर कौन से कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको Z* देखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको आप बोलते थे Z इफेक्ट, तो अगर आपको Z इफेक्ट देखना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा? वो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आप ये कह सकते हो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का Z* सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद किसका हो जाएगा? एक और कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा है, इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे Pb+2 में होता है। Pb+2 का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Pb+2, ठीक है, तो इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन आप इसको कहते थे 18 + 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इनर सेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 18, जैसे इसमें हो रहे हैं 18। थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे बोलेंगे हम, जैसे Pb+2 का देखोगे आप PbCl2 बना के, तो यही निकल कर आएगा, ठीक। तो 18 + 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब
इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा जेड इफेक्ट या जेड स्टार या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका हो जाएगा? स्यूडो इनर्ट का, फिर किसका हो जाएगा? इनर्ट पेयर का, और फिर लास्ट में किसका हो जाएगा? नोबल गैस का। इसलिए जिसका जेड स्टार ज़्यादा होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। मतलब पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा हो जाएगी? पोलराइजिंग पावर या फाई किसकी ज़्यादा हो जाएगी? Cu+ की। ठीक है, फिर अगर आप PbCl2 भी ले लेते तो Pb+2 की हो जाएगी, क्योंकि इसका इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन होता। फिर उसके बाद में किसकी हो जाएगी? आपके Na+ की। इस तरीके से तो पोलराइजिंग पावर अगर Cu+ की ज़्यादा है तो फिर CuCl का पोलराइजेशन अच्छा होगा, और अगर पोलराइजेशन अच्छा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज़्यादा हो जाएंगे? CuCl में, और फिर उसके बाद किस में हो जाएंगे? NaCl में। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं, इस तरीके से हम ये कहेंगे कि CuCl में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका MPBP क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। MPBP कम हो जाएगा। ठीक, एक और लास्ट एग्जाम्पल लेकर इसको ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा BeCO3 बेरिलियम कार्बोनेट, हमने लिखा MgCO3, ठीक, CaCO3 और BaCO3। आपको थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है भाई, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कार्बोनेट एनाइन जो है वो सेम है, बल्कि ग्रुप जो होता है उसका साइज बड़ा होता है। तो CO3-2 का जो है वो भी बल्कि ग्रुप है, काफ़ी सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, तो फिर वो बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप का साइज भी क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन में देखो जरा, यहाँ पर केटाइन सेम है, सॉरी केटाइन चेंज हो रहा है, एनाइन सेम है, Mg+2, Ca+2, Ba+2, इस तरीके से। ठीक, अब हम जानते हैं ऊपर से नीचे चलने पर साइज इंक्रीज होता है, और जैसे जैसे केटाइन का साइज इंक्रीज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती जाएगी? कम। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी हो जाएगी? Be+2 की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी? सबसे कम किसकी हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी Ba+2 की। अब अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर किस में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे? BeCO3 में। ठीक है, और सबसे कम किस में हो जाएंगे? BaCO3 में। अब चूंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम है, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, मतलब इसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है। ये कोवेलेंट अगर ज़्यादा है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो आराम से हीट देने पर ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो BeCO3 की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, और सबसे कम है तो ये इजीली टूट जाएगा, और टूटकर ये क्या बना लेगा? आपका टूटकर ये बना लेगा BeO+CO2। इस तरीके से ये इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। ये थर्मल स्टेबल नहीं होगा, या इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक, फिर हम कहेंगे, अब यहाँ से एक और ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। हम कहते हैं कि BeCO3 जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए BeCO3 को CO2 के इन्वायरमेंट में रखा जाता है। CO2 के इन्वायरमेंट में रखा जाता है। CO2 के इन्वायरमेंट में रखने से क्या होगा? देखो, CO2 के इन्वायरमेंट में अगर रखा जाएगा तो जो राइट साइड पर है वो CO2 की कंसंट्रेशन या CO2 का एक्सेस बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, और जब अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्ट की साइज पर बढ़ जाएगा, CO2 बहुत ज़्यादा है अगर राइट साइड पर, तो रिएक्शन रिवर्सिबल चलना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर ये कहे कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो CO2 का एक्सेस अमाउंट होने पर रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, वापस क्या बनने लग जाएगा? BeCO3 बनने। भाई प्रोडक्ट में ऑलरेडी CO2 बना हुआ है, प्रोडक्ट में ऑलरेडी CO2 का एनवायरनमेंट है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके CO2 क्यों बनाएगी? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर CO2 है प्रेजेंट। तो CO2 का एक्सेस अमाउंट होने पर, CO2 का एनवायरनमेंट लेने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और वापस क्या मिल जाएगा? BeCO3। इसलिए कहा जाता है कि BeCO3 या बेरिलियम कार्बोनेट को रखने के लिए CO2 के एनवायरनमेंट का यूज़ किया जाता है, या CO2 के एनवायरनमेंट में रखा जाता है।
दैट्स ऑल। और फजान रूल के बारे में इतनी ही बातें हैं, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन यहीं पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।